ओके जी, अस्सलामुअलैकुम डिजिटल जवानों। उम्मीद करता हूँ सारे ठीक होंगे और पहली क्लास आप लोगों ने उम्मीद करता हूँ कि देखी होगी। जितने भी बच्चे जिन्होंने बाद में रिकॉर्डेड सेशन देखना है, यू गाइस कैन स्किप स्टार्टिंग के जो 5-10 मिनट हैं, वो आप थोड़ा सा स्किप करके आगे जा सकते हैं। लेकिन आज की क्लास में जो है वो थोड़ा सा हम क्योंकि क्वेश्चन एंड आंसरिंग भी करने लगे हैं, 2-3 सवाल इंपॉर्टेंट वाले स्टार्ट में वो रखेंगे और उसके बाद फिर हम इसको गो थ्रू करेंगे, ठीक है। और मेरे साथ आमिर भाई भी अवेलेबल हैं, वो भी टिकटॉक के ऊपर काम कर रहे हैं, आमिर भाई तो कर ही रहे हैं, ठीक है। तो आपकी जितने भी क्यूरीज एंड क्वेश्चंस हैं वो आमिर भाई भी ग्रुप में सॉल्व कर रहे हैं, उमैर भाई भी सॉल्व कर रहे हैं और आपके सीनियर्स भी जो हैं वो भी अवेलेबल हैं हमारे ग्रुप में, जो ऑलरेडी पहले से भी काम कर रहे थे। सो एवरी वन इज़ अवेलेबल फॉर योर हेल्प। सो कोई भी इशू आने वाली बात नहीं है आपके लिए। कल जो है थर्ड सेशन में और आमिर करेंगे आपके लिए, जिसमें आपके क्वेश्चन एंड आंसरिंग तमाम चीज़ें क्लियर किए जाएंगी, जो आज की क्लास में भी रह जाएंगी वो हम कल क्लियर कर देंगे। सो नो नीड टू वरी अबाउट दिस, बी इजी। आमिर भाई मैं आपके हैंड ओवर कर रहा हूँ, काइंडली स्टार्ट लीजिएगा। क्वेश्चन एंड आंसरिंग से 2-3 इंपॉर्टेंट जो मैंने भी आपसे डिस्कस किया था वो ज़रा डिस्कस कर लें। जी इजाज़ भाई, आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी क्लियर है। अच्छा उमैर भाई, एक तो क्वेश्चन ये है, मोस्टली लोगों का ग्रुप के अंदर पोस्टें आ रही हैं, कमेंट के अंदर क्वेश्चन कर रहे हैं। और अभी जैसे मैंने अभी आपको बता रहा था कि लाइक एक अकाउंट है, उसके ऊपर 200-300 से ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे। तो अकाउंट भी ऑलमोस्ट कोई 20 दिन 15 दिन पुराना है। और कुछ वीडियो 1000-2000 तक पहुंची हैं, लेकिन उसके बाद इसी के ऊपर आके स्टक हो गई हैं कि भाई 200-300 से ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे। तो उनको इस इशू को हम जो है ना किस तरह सॉल्व कर सकते हैं कि जो हमारे अकाउंट के ऊपर व्यूज़ का इशू जो है ना वो ख़त्म हो जाए। नहीं देखो, कल मैंने इसी से रिलेटेड आपको ये बात की थी कि आपने अपने फॉर यू को ट्रेन करना है। बेसिकली जिस कंटेंट के ऊपर आपने खुद काम करना है ना, पहले अपना इंटरेस्ट भी शो करना है टिकटॉक को कि मैं भी खुद इस चीज़ में इंटरेस्ट हूँ। उसके बाद पहले आपने जब आपने अपना अकाउंट बनाना है तो पहले आपने एक्टिव यूज़र बनना है टिकटॉक के ऊपर, फिर उसके बाद आप जो है ना क्रिएटर बने। तो जब हम डायरेक्टली किसी अपलोडिंग पे चले जाते हैं ना, उस टाइम भी इशू होता है। अच्छा, दूसरा इसमें मेन इशू ये भी है कि कुछ वीडियोज़ में ना हमारे उस तरीके से क्वालिटी नहीं होती। एक तो हम फॉर यू को ट्रेन नहीं करते, दूसरी बात ये है कि हमारी वीडियो के अंदर समटाइम वो क्वालिटी नहीं होती कि टिकटॉक जो है ना उसको लोगों तक पहुँचाए या लोग जो है ना उसके अंदर अपना इंटरेस्ट शो करें। जब रिटेंशन नहीं होती, मतलब टिकटॉक जब आप 1 से 2 वीडियो अपलोड करते हैं तो टिकटॉक जो है ना 100-200 लोगों को वैसे ही उसको रिकमेंड करता है। क्योंकि उस टाइम तक टिकटॉक को नहीं पता चल रहा था कि बेसिकली आप जो वीडियोज़ अपलोड कर रहे हो ये किस टाइप की है और कौन से लोग इसमें इंटरेस्ट हैं। ठीक हो गया? तो 200-300 लोगों को जब वो दिखा देता है ना, इवन कि आपने देखा होगा कि हर वीडियो पे ना 200-300, किसी पे कुछ ज़्यादा आ जाते हैं, किसी पे इससे भी कम आ जाते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट इतने आते रहते हैं। तो टिकटॉक के जो है ना पहले एल्गोरिथम वो 200-300 लोगों को दिखा देता है। उसके बाद फिर ना ये जो टिकटॉक के बॉट्स जो काम करते हैं ऑटोमेटिक जो, उसके बाद वो आते हैं, वो चेक करते हैं कि किस टाइप के लोग इसको वॉच कर रहे हैं। जब उसको मिक्स लोग वॉच कर रहे होते हैं ना, मसलन आपने वीडियो लगाई इसी मतलब टिकटॉक अर्निंग से रिलेटेड लगा ली, लेकिन उसको जो वॉच कर रहा है वो क्रिकेट से रिलेटेड जो यूज़र है वो भी कर रहा है। दूसरे जो किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है वो भी कर रहे हैं। यानी मल्टीपल इंटरेस्ट के लोग जब उसको आके वॉच कर रहे हैं ना, तो टिकटॉक को उस टाइम भी थोड़ा-सा ना यानी बोट्स को कन्फ्यूज़न हो जाती है कि मुझे बेसिकली ये किन लोगों को आगे रिकमेंड कर रहे हैं। तो स्लो-स्लो जो है ना फिर जैसे-जैसे आप इस चीज़ को ट्रेन करते रहते हैं, वैसे-वैसे ही जो है ना आपकी वीडियोज़ परफ़ॉर्म करना शुरू हो जाती हैं। हमेशा ही आपके 200-300 वीडियोज़ नहीं रहते, ये बात हमेशा याद रखना कि आपके कभी ऐसा होता है कि हफ़्ते तक चलते हैं, कभी 15 दिन भी चल जाते हैं। वो आपके ऊपर है कि आपने अपने फॉर यू को जब ट्रेनिंग दे दी, उसके बाद फिर आपकी जो है ना ये 200-300 व्यूज़ का इश्यू नहीं आता फिर। वीडियो भी अच्छी लगाएँ और साथ फिर जो है ना इंशाल्लाह ये 1000-2000 और इसी तरीके से जो है ना वो आगे चलना शुरू हो जाएँगे। अब मैं अपने अकाउंट की मिसाल दूँगा आपको। मैंने जब शुरू में अकाउंट बनाया था ना, जब फ्रेश अकाउंट बनाया था, सेम मेरे साथ भी यही मसला हुआ था। मेरे तकरीबन 20 दिन तक ना अ, व्यूज़ 100-200 कभी 0 आ जाते थे। 1-2 दिन तक मतलब 0 आ जाते थे, फिर 200, 100, 300 मतलब इस तरीके से आ रहे थे।
तो जब ये मैं बदस्तूर हो रहा था, क्योंकि मैं काम भी कर रहा था, साथ-साथ सीख भी रहा था, क्योंकि एक्सपीरियंस तो उसके मुकाबले में कोई चीज़ आ नहीं सकती। तो मैं एक्सपीरियंस भी साथ-साथ कर रहा था कि मैं कहाँ कौन-सी चीज़ें मैं अब कैसे कर रहा हूँ, इसका मुझे रिज़ल्ट क्या मिल रहा है, और अगर इस चीज़ को मैं किसी दूसरे वे से करूँ, तो उस टाइम मुझे क्या रिज़ल्ट मिलेगा। ये सारी चीज़ें मैं अच्छा, ये लोगों के वहाँ पे आ रहे हैं कि नो वॉइस वॉइस नहीं आ रही मेरी? नहीं उमर भाई, वॉइस आ रही है आपकी यार सम। वो उनकी तरफ से इशू होगा। और बाकी एक उमर भाई, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बार-बार आया ग्रुप में भी, हमसे पूछा गया कि जब हम वीपीएन से अकाउंट बना लेते हैं, तो क्या हमें वीडियो अपलोड के टाइम भी वीपीएन एक्टिवेट करना है, या टिकटॉक नहीं, उसको खुद लर्न करके उसको रेलेवेंट कंट्री में भेज देगा? ये ज़रा बताइए। आपको वीपीएन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अकाउंट क्रिएशन के लिए आपको वीपीएन की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन अपलोडिंग के लिए नहीं। अब आपने पहले मुझसे सवाल किया था कि अगर कोई बंदा पाकिस्तानी कंटेंट के ऊपर काम कर रहा है, न्यूज़, ड्रामा, मूवी और पॉलिटिक्स, कॉमेडी, मतलब किसी भी टाइप के ऊपर वो काम कर रहा है, क्रिकेट के ऊपर काम कर रहा है, तो उसको पाकिस्तान में अपलोड करने के लिए तो ज़ाहिर-सी बात है वीपीएन की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर कोई बंदा टारगेट करना चाह रहा है किसी यूएस की टॉपिक है कोई या निश है, उसको टारगेट कर रहा है और वो पाकिस्तान से ही कर रहा है, तब भी उसको वीपीएन की इस तरह से ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखो, जब आप वीपीएन से काम करते हैं ना, तो वैसे ही आपके अकाउंट को जो है ना वो आपका अकाउंट रिस्क में रहता है, क्योंकि वीपीएन इतना सिक्योर नहीं होता। अब जैसे मैंने कुछ चीज़ें बताई हुई है, अगर आप मेरी प्रोफ़ाइल पे जाके देखें, वहाँ पे मैंने आरडीपी, फ्री आरडीपी का मेथड बताया हुआ है। वो मतलब मैंने बताया हुआ है कि मतलब आप अपने ही कंप्यूटर से लाइफ टाइम जो है ना, वो एक ही वीपीएन से आप काम चला सकते हो, क्योंकि उससे वो सारी की सारी उसकी लोकेशन चेंज हो जाती है। सबसे बेस्ट वो मतलब एलडी प्लेयर 9 के लिए वो जो एलडी प्लेयर 9 है, वो फेसबुक के लिए सबसे बेस्ट है। और अभी ब्लू स्टेक में अभी मतलब मगरिब के बाद बैठा था, तो मैं उसी इसी के ही एक्सपीरियंस में कर रहा था। तो ब्लू स्टेक में जो है ना, वो टिकटॉक का। अब आपका जो सिक्योरिटी रीज़न आता है ना, आप अभी काफ़ी लोग होंगे जो यहाँ पे नए होंगे, लेकिन हम तो काफ़ी पुराने हैं। तो अक्सर लोगों के जो अकाउंट डिमोनेटाइज़ हो जाते हैं। डिमोनेटाइज़ किस वजह से होते हैं? ज़्यादातर ये इश्यू होता है आईपी चेंज का। आईपी चेंज मतलब कंटेंट कभी भी जो है ना, मेरे अभी तक मतलब जितने भी अकाउंट हुए ना, उनमें तकरीबन 20% जो मुझे इश्यू आया ना, वो है या अनओरिजिनल, यानी टिकटॉक ने ये कहा कि आप अपने ओरिजिनल कंटेंट लगाएँ। बाकी 80% जो मुझे इश्यू आया, वो आया उसका सिक्योरिटी रीज़न का। और सिक्योरिटी रीज़न जो है ना, इसी वजह से होती है। ये आप आईपी चेंज कर रहे होते हो या बार-बार आप वीपीएन लगा रहे हो। जो आरडीपी का जो मेथड है ना, उसमें ये चीज़ आपकी लोकेशन चेंज होती नहीं है। लेकिन ये जब आप मोबाइल से उसको कर रहे होते हो ना, क्योंकि जीपीएस लोकेशन और होती है, वीपीएन की आप लोकेशन कोई और लगा रहे हो, तो वो ज वहाँ पे जो है ना, काम काफ़ी ज़्यादा खराब होता है। थोड़ा नहीं, काफ़ी ज़्यादा खराब होता है। इवन कि कल जब मैंने आपको क्लास में बताया कि अकाउंट बाय करने का जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो खराब रहा है। उसकी एक मेन रीज़न ये भी थी। एक तो जब मैंने किसी और से लिया, तो अपने पास लॉगिन किया, वो आईपी चेंज हुई, उसके बाद मैंने उसके जो ईमेल है वो चेंज की, उसका नंबर रिमूव किया, अपना लगाया। नेटवर्क तो की आवाज़ काफ़ी लो आ रही है। मेरी हाँ जी। आमिर, आपकी अच्छा तरफ भी मेरी लो आ रही है? नहीं, मेरी तरफ जो है ना आवाज़ ठीक आ रही है। उमर भाई, अच्छा। इसको जो है ना हम जल्दी से क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करके आगे लेके चलते हैं सेशन को। एक जो आप डिस्कस कर रहे हैं, एक ये कर लें, दूसरा एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि भाई लाइक मेरे पास एक मोबाइल है, ठीक है, मैंने उसके ऊपर वीपीएन लॉगिन किया, वीपीएन लॉगिन करके सिम निकाल के, जो मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस अकाउंट बनाने का, सिम निकाल के जी, जी। मैंने क्रोम पे जाके इसको साइन अप किया, तो वो मेरे पास बीटा प्रोग्राम की ऑप्शन एलिजिबल हो गई है, ठीक है। जी। उसके बाद लाइक अगर मैं उसी मोबाइल में वीपीएन को ख़त्म करके उस टिकटॉक के अकाउंट को एप्लीकेशन में लॉगिन करके, तो उसके ऊपर रेगुलर काम करता हूँ, किसी भी निश के ऊपर, किसी भी कंट्री को टारगेट करके, मतलब ज़ाहिर बात इंग्लिश का कंटेंट होगा तो वो इंग्लिश किसी कंट्री को टारगेट करेगी, ऑडियंस को। तो उसके बाद मुझे वीपीएन की कहाँ पे ज़रूरत है? लाइक मैं विदाउट वीपीएन, आरडीपी, वीपीएस के भी काम कर सकता हूँ, या जस्ट जो है ना ऐसे लेके चल सकता हूँ? देखो, आपको सिर्फ़ अकाउंट क्रिएशन टाइम आपको वीपीएन की ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ़ उसी टाइम, उसके बाद नहीं। मैंने खुद अभी तक वीपीएन लगा के ना, वीपीएन ऑन करके एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया अब तक। तकरीबन कोई 7-8 महीने हो चुके हैं इस चीज़ मतलब मुझे काम करते हुए। मैंने वीपीएन के ऊपर कभी भी नहीं किया। इवन कि पाकिस्तानी मतलब अपने मोबाइल के अंदर मैंने अकाउंट लॉगिन किए और मैंने वहाँ से काम किया, लेकिन वीपीएन नहीं।
क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं इस चीज़ को, टिकटॉक उसको खुद पिक कर लेता है। बस आपका जो कंटेंट है वो अच्छा होना चाहिए और आपने लोकेशन सेट करनी होती है। अगर आपका जो कंटेंट है उर्दू लैंग्वेज में है, तो वहाँ पे जब आप मोबाइल से इस चीज़ को अपलोड करते हैं ना, तो वहाँ पे ऑप्शन आता है कि आपकी लैंग्वेज कौन-सी है, आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड अगर आपका कंटेंट है और उससे जनरेट किया हुआ है आपने, तो वहाँ पे भी एक ऑप्शन इसका अलग से है, तो वो आपने ऑन करना होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैंने खुद वीपीएन यूज़ किया ही नहीं इस काम के लिए, ख़ास तौर पे अपलोडिंग के लिए। तो इस वजह से मैं खुद रिकमेंड भी नहीं करता। इवन कि जो पहले मैंने जितने भी लाइव सेशन किए, कोर्स रिकॉर्ड किए और टेक्स्ट में भी, वहाँ स कभी भी मैंने वीपीएन का ज़िक्र नहीं किया अपलोडिंग के टाइम पे। मैंने सिर्फ़ अकाउंट क्रिएशन टाइम पे वो किया। वो आप आरडीपी से कर लें या वीपीएन से कर लें या किसी बाहर रिश्तेदार से बनवा लें, किसी से भी बनवा लें। वो उस टाइम ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद नहीं। ले जी, तो डिजिटल एजाज भाई कहते होते हैं डिजिटल दीवानों जवानों। तो लास्ट सेशन के अंदर मोस्टली लोगों के माइंड में था कि भाई हमें हर महीने आरडीपी बाय करनी पड़ेगी, वीपीएस बाय करना पड़ेगा। तो आज उमैर भाई ने ये भी आपका क्वेश्चन क्लियर कर दिया कि भाई अगर आपके पास वीपीएन नहीं है तो आप विदाउट वीपीएन भी इसके ऊपर काम कर सकते हैं और आपको मंथली कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेनी पड़ेगी आरडीपी की, वीपीएस की। जस्ट अकाउंट बनाना है आपने, वो फ्री वीपीएन के ऊपर भी बन जाएगा आपका। तो चलिए उमैर भाई अब स्टार्ट करते हैं हम इस कोर्स को, इससे आगे जहाँ पे कल छोड़ा था हमने। जी, जी। मैं बता देता हूँ, कल एक चीज़ रह गई थी। मेरी क्या कह आवाज़ रहे आ हैं? रही है आपको? एजाज जी, भाई आ रही है। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। अच्छा, मेरी लो आ रही है। चलिए आप कंटिन्यू करें, इसको देख लेते अच्छा, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और अच्छा जी, मेरी स्क्रीन तकरीबन ऑलमोस्ट आपके पास है। कल मैंने तकरीबन काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को क्लियर कर दिया था और एक पे-आउट मेथड और एक वीडियो डिस्क्वालीफाई और एक अकाउंट डिस्क्वालीफाई। वैसे ये वीडियो डिस्क्वालीफाई को भी बता दिया था, लेकिन आज दोबारा से भी इस चीज़ को मैं क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद पे-आउट मेथड, उसकी डिटेल्स, टैक्स वेरिफिकेशन, इसकी डिटेल, उसके बाद है कौन-सी वीडियो एलिजिबल हो सकती है, कौन-सी नहीं। तो इस चीज़ का भी मैं आपको मतलब बताऊँगा। सबसे पहले अक्सर ये आपको इश्यू आता है वीडियो डिस्क्वालीफाई। जब आपका अकाउंट मोनेटाइज़ होता है ना, उस टाइम आपको ये इश्यू आता है कि आपकी वीडियो डिस्क्वालीफाई हो चुकी है। तो अगर एक ही महीने के अंदर यानी 30 दिन के अंदर-अंदर आपको आपकी जो वीडियोज़ हैं या आपके अकाउंट से 4 से 5 वीडियो अगर आपकी डिस्क्वालीफाई हो गई, तो उसके बाद आपका अकाउंट डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। पहले ये पॉलिसी नहीं थी। तकरीबन डेढ़ महीना हुआ है इस पॉलिसी को आए हुए। तो अब जो है ना, जैसे ही आपकी 5 वीडियो डिस्क्वालीफाई होती हैं 30 दिन के अंदर, तो आपका अकाउंट डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। एक यहाँ पे आपका सवाल हो सकता है, लेकिन मैं उसका जवाब पहले से क्लियर कर देता हूँ। अगर आपकी 4 वीडियोज़ 30 दिन के अंदर हो जाती हैं और जो 5वीं वीडियो होती है वो 32वें या 33वें दिन होती है, तो तब आपका अकाउंट बच जाएगा, ठीक है? क्योंकि 30 दिन का जो टाइम पीरियड है ना, उसके अंदर-अंदर अगर 5 हो जाती है ना, तो फिर आपका अकाउंट चला जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आपकी 2 से 3 वीडियोज़ डिस्क्वालीफाई हो जाएँ और आप ये समझें, आप ये लाज़मी इस चीज़ को चेक करें, कहीं मेरी एडिटिंग में मसला तो नहीं आ रहा। अगर आपकी एडिटिंग में मसला आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप फ़ौरन अपनी जो वीडियोज़ है ना, इसी टाइप की जो आपने लगाई हुई है, जाके डिलीट कर दें, उसके रीज़न। अगर आप वीडियोज़ डिलीट नहीं करेंगे, तो आपका जो पूरा का पूरा अकाउंट है, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो बेहतर है कि अकाउंट को डिस्क्वालीफाई से बचाने के लिए आप अपनी वीडियोज़ को डिलीट करें, जिनके ऊपर आपको शक हो सकता है। तो वो जब आप एडिट करते हैं, तो आपको पता होता है कि मैंने कहाँ-कहाँ पे मिस्टेक किए हैं या कहाँ-कहाँ पे कमी आई है। और अगर आपका अकाउंट डिस्क्वालीफाई हो जाता है, उसके बाद क्या हल है? उसका सबसे पहला हल ये है कि आप अपने वीडियोज़ को, अगर आपका अकाउंट डिस्क्वालीफाई होता है अनओरिजिनल की वजह से, तो आप जो है ना, आपने कोई भी वीडियो डिलीट नहीं करनी और सेम टू सेम वैसे के वैसे ही अप्लाई कर देना आपने। आप उसको अपील कहते हैं, यानी अपील आपने कर देनी है और उसके अंदर लिख देना है। मैंने अपने वैसे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर वो जो है ना टेक्स्ट, वो मैंने दिया हुआ है, लेकिन मैं फिर दोबारा दे दूँगा, उसको आप चेक कर लेना। उसको अपने पास सेव कर लेना। जब कभी भी अनओरिजिनल का आपको इश्यू आए ना, तो आपने वो टेक्स्ट उसको मतलब कॉपी पेस्ट कर देना और टिकटॉक को। तो हैं। उमैर भाई, मेरी तो आवाज़ आई आपको? जी, आ रही है। अभी आई है। जस्ट थोड़ा-सा इंटरप्ट कर रहा हूँ। एवरी व्यूअर्स जितना भी हमें देख रहे हैं इस टाइम, इट्स अ रिक्वेस्ट वंस अगेन कि मैं देख रहा था कल हमें 800 प्लस लोगों ने लाइव भी जॉइन किया था। बट स्टिल व्हाट्स द प्रॉब्लम?
प्रॉब्लम है इसके, आप लोग इस चीज़ को शेयर नहीं कर रहे हो। सो माय रिक्वेस्ट इज जस्ट कि अगर आप इसको शेयर कर देंगे ना, तो इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपकी वजह से इस वीडियो पे एक व्यू भी आता है और कोई कमाने लग जाता है ना, तो बिलीव मी उसमें सबका जारिया का पार्ट आप ही बन रहे हैं। हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आप भी कर लेंगे तो इट्स नॉट अ बिग डील। कर दें इसको शेयर, अपने लव्ड वंस, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिलीज के साथ शेयर कर लें, सो दैट मैक्सिमम पीपल इस चीज़ से सीख सकें, ज्वाइन कर सकें। हम तीनों यहाँ पे बैठे हैं, अपना टाइम निकाल के इतनी ठंड में बैठे हैं। बिलीव मी, मुझे आपके लिए बाहर आके बैठना पड़ता है, क्योंकि कमरे के अंदर सिग्नल नहीं चलते, ठीक है। तो मैं बाहर बैठा हूँ आपके लिए। उमैर भाई की तबीयत नहीं ठीक है, वो भी बैठा है। आमिर अपना काम छोड़ के ऑफिस में बैठा हुआ है। सो यस, हमारी एफर्ट्स की भी थोड़ी कदर करें, और अपने वक्त का उससे भी ज़्यादा केयर करें, और इस चीज़ को शेयर करें, और ध्यान से सीखिएगा, ध्यान से समझिएगा। आराम आराम से चलेंगे, लेकिन सीख ज़रूर जाएंगे। ठीक है उमर भाई, यू कैन कंटिन्यू। थैंक यू। अच्छा, तो मैं अकाउंट डिस्क्वालीफाई की बात कर रहा था। अगर आपका अनओरिजिनल की वजह से आ जाता है तो मैं आपको एक टेक्स्ट दूंगा, वो आपने सबमिट करना है। अभी तो आपको मतलब ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं बहरहाल उसको व्हाट्सएप चैनल के ऊपर दे दूंगा। दूसरी चीज, अगर आपका अकाउंट डिस्क्वालीफाई होता है सिक्योरिटी रीजन की वजह से, तो उस टाइम आपने करना ये है कि सबसे पहले वीडियोस को चेक करना है। अगर वो मोबाइल से आपको चेक करना पड़ेगा। कोई वीडियो वीडियो नॉट एलिजिबल फॉर योर फीड, ये एक ना इशू आता है सबको, कि क्या आपको किसी वीडियो के ऊपर वो तो नहीं आया हुआ। सारी वीडियोस को वन बाय वन चेक करना है। जिसके ऊपर वो इशू आया हुआ, वो आपने फौरन उसको डिलीट कर देना है। उसके बाद आपने दोबारा से अपील कर देनी, क्योंकि यहाँ पे जो है ना अपील का ऑप्शन आता है। टिकटॉक की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि ये आपकी अपील को ना फौरन सुनता है, फौरन देखता है। अगर इसके मुकाबले में फेसबुक है ना, वो 90 डेज आपके पेज को ना देखता भी नहीं है। टिकटॉक जो है ना फौरन 24 घंटे के अंदर अंदर आपको रिप्लाई करता है कि आपका अकाउंट रिस्टोर होगा नहीं होगा, जो भी होगा वो आपको 24 घंटे के अंदर अंदर बता देता है। तो ये जबरदस्त चीज है। ये अभी इसका स्टार्ट है, बाद में इसने भी वही करना है जो फेसबुक करता है। लिहाजा आपके पास टाइम है, आप इसको अच्छे तरीके से सीखें। जितना ज्यादा अभी फौरन आप इसको टाइम देंगे, आपका फायदा है। और बाद में फिर जब रश ज्यादा हो जाएगा तो स्पैमिंग ज्यादा हो जाएगी, ये इसको रेगुलाइज कर देगा, फिर बहुत प्रॉब्लम होगी। तो आप इसको अभी कैच करें। दूसरा मैं आ जाता हूँ, वीडियो डिस्क्वालीफाई जब होती है तो जाहिर सी बात है उसके बाद अकाउंट डिस्क्वालीफाई होता है। एक मेन चीज है, वो ये है कि जब आपका अकाउंट 10,000 फॉलोवर कंप्लीट कर लेता है और 1 लाख व्यूज कंप्लीट कर लेता है, 18 साल से आपकी ज्यादा एज है, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। एलिजिबल उसके बाद आप अप्लाई करते हैं। आपको ना अप्लाई का बटन नजर आ जाता है बीटा प्रोग्राम में। जब आप क्लिक करते हैं तो वहां पे आपको अप्लाई का बटन नजर आ जाता है। ठीक हो गया। अप्लाई पे जब आप क्लिक करते हैं तो याद रखें कि 3 दिन के अंदर अंदर आपका जो अकाउंट है वो मोनेटाइज हो जाता है। जैसे ही आपका अकाउंट मोनेटाइज होता है, आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। अलबत्ता आपका जो डैशबोर्ड है ना, वो 3 दिन तक मतलब उसको भी जो प्रिपेयर होने में 3 दिन लगते हैं, लेकिन जो आपकी अर्निंग होती है ना, तो वो तकरीबन स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद जब आपका डैशबोर्ड ऑन हो जाता है, क्योंकि दोनों का जो है ना वो 3 दिन उसको लगते हैं अप्लाई उसको मोनेटाइज होने में, और 3 दिन डैशबोर्ड होने में, यानी ये 6 दिन का टाइम पीरियड है। 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है। उसके बाद आप जो आपकी जो टैक्स वेरिफिकेशन है वो भी आप कर सकते हैं, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वो भी आप कर सकते हैं। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जब आप अकाउंट बनाते हैं तो आप पाकिस्तानी डेट ऑफ बर्थ के ऊपर आप अपना अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, अपने आईडी कार्ड के ऊपर। जब आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करते हैं ना, तो आपको उसी आईडी कार्ड पे उसको वेरीफाई करना होता है। ठीक हो गया। वेरीफाई इस तरह से करते हैं, आज मुझे कोई बता रहा था कि कोई फाइवर की जिस तरीके से वेरिफिकेशन होती है ना, सेम टिकटॉक की भी होती है। यानी एक ऐप के थ्रू जो है ना, टिकटॉक ने किसी ऐप के साथ वो कोलेबोरेशन की हुई है। उस ऐप के थ्रू लाइव आपको उसकी फ्रंट की और बैक की दोनों की तस्वीरें उसको सबमिट करनी होती है, फिर जाके आपकी वेरिफिकेशन होती है। इसको भी तकरीबन 1 दिन लग जाता है। कभी 12 घंटे में हो जाती है, कभी 6 घंटे में, लेकिन मैक्स इसके 24 घंटे का टाइम है, 24 से 48 घंटे का, लेकिन इससे पहले हो जाती है। ये है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। उसके बाद आ जाते हैं टैक्स वेरिफिकेशन। टैक्स वेरिफिकेशन पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक पेपाल ऐड करने का, और दूसरा आपको ऑप्शन मिलता है टैक्स वेरिफिकेशन का। जो टैक्स जो टैक्स वेरिफिकेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कल काफ़ी लोगों को इशू आया हुआ था और उनकी टैक्स वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं थी, जिसकी वजह से उनकी पेमेंट होल्ड पे चली गई थी। तो
उसका हल जो मैं बता रहा था कि कल कुछ चीज़ें आ जाएँगी, तो मैं आपको बताऊँगा कि कौन-कौन सी चीज़ें इस दफ़ा हुई हैं, कौन सी नहीं हुई। सबसे पहली बात इसको गौर से सुन लेना, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। सबसे पहली बात ये है कि जिसकी वेरिफ़िकेशन, टैक्स वेरिफ़िकेशन कंप्लीट नहीं होती, उसको पेमेंट नहीं मिलती। जी टिकटॉक उसको होल्ड कर लेता है। एक बात। दूसरी बात ये है कि जिस बंदे ने पेपाल ऐसा ऐड किया हो जिसकी कोई फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हुई पड़ी, फिजिकल बैंक की वेरिफिकेशन। फिजिकल बैंक की वेरिफिकेशन का मतलब ये है कि जब कोई दुबई में, इंडिया में या सऊदी अरब में या कहीं भी बैठकर बंदा पेपाल बनाता है ना, तो पेपाल बनाने के बाद आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। एक क्रेडिट कार्ड लिंक करने का, दूसरा बैंक लिंक करने का। तो जब आप बैंक लिंक करते हैं ना, जो भी आपको ऑप्शन वो देता है, बैंक लिंक करने के बाद आप जो टिकटॉक ये पेपाल है, वो आपके बैंक में 2 स्मार्ट ट्रांज़ैक्शन करता है। वो कुछ सेंट होते हैं, मतलब 0 इशारिया कुछ डॉलर, मतलब 12 ए 1.18, मतलब मेरी अभी रिसेंटली हुई थी, तो मुझे 0.1012 और एक 0.018, मतलब ये 2 ट्रांज़ैक्शन उन्होंने मेरे बैंक में की। और मुझसे फिर वेरिफ़िकेशन में, मतलब मुझसे जाके पूछा कि हमने 2 ट्रांज़ैक्शन आपके बैंक में किए, आप वो यहाँ पे सबमिट करें। तो मैंने वो सबमिट की, तो उसकी जो फिजिकल बैंक वेरिफ़िकेशन थी वो कंप्लीट हो गई। तो इस तरीके से जिस पेपाल के फिजिकल बैंक वेरिफ़िकेशन कंप्लीट हो, आपने उसके ऊपर वो पेपाल इसके अंदर ऐड करना है। ठीक है? अगर आप ये नहीं करेंगे, तो आपके पास कंप्लायंस का मैसेज आ जाएगा और आपकी पेमेंट रिटर्न हो जाएगी, रिफंड हो जाएगी, याद रखना इसको, जिसको रिजेक्ट भी बोलते हैं। उसके बाद तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपका अकाउंट सिक्योरिटी रीज़न की वजह से डिस्क्वालीफाई हो जाता है, तो आपको उसकी पेमेंट नहीं मिलती। इवन कि जो वीडियो खुद डिस्क्वालीफाई हो जाती है, उसकी अर्निंग भी 0-0 हो जाती है। तो आपने हमेशा एडिटिंग के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करना है। जब आपका अकाउंट मोनेटाइज़ हो जाता है, याद रखना कि आप जो है ना बहुत सेंसिटिव ज़ोन में चले जाते हैं। वहाँ पे आपको हर चीज़ का ख़्याल रखना पड़ता है। जब आप मोनेटाइज़ नहीं होते ना, तो आप कुछ भी डाल सकते हो उसपे, कॉपी पेस्ट भी डाल सकते हो, क्योंकि उस टाइम तो इश्यू आना नहीं होता। इश्यू आता है बाद में, जब मोनेटाइज़ हो जाती है। तो इस वजह से कोशिश आपने ये करनी है कि मोनेटाइज़ होने के बाद बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर खेलना है आपने। इसके साथ एक चीज़ और है, वो ये है कि जब आपके जो अकाउंट है वो मोनेटाइज़ हो जाता है, आप 1 मिनट से कम वीडियोज़ भी लगा उसके ऊपर लगा सकते हैं और 1 मिनट से ज़्यादा भी। मोनेटाइज़ होने से पहले भी आप 1 मिनट से ज़्यादा लगा सकते हैं और कम भी। लेकिन आपकी जो अर्निंग होगी वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उस वीडियो के ऊपर होगी, जिस वीडियो के ऊपर एक एक जो उसकी जो लेंथ है वो 1 मिनट से ज़्यादा हो, ठीक हो गया? और ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि वीडियो एलिजिबल क्राइटेरिया। हर वो वीडियो क्वालीफाई होगी उसके लिए, मतलब क्वालिफाइड व्यूज़ में शुमार होगी जिसकी जो लेंथ है ना वो 1 मिनट से ज़्यादा हो। ठीक हो गया? और उसके बाद उस वीडियो के ऊपर 1000 व्यूज़ से ज़्यादा हों, 1000 व्यूज़ से कम ना हो, ठीक है? क्योंकि जब तक आपको ये शैडो बैन वगैरह ये चीज़ें लगी हुई होती है ना, तब तक आपको अर्निंग भी नहीं होती है। वही शैडो बैन उसको कहते हैं, जो 200-400 व्यूज़ आते रहते हैं और इससे ज़्यादा नहीं बढ़ते, तो उसको शैडो बैन कहते हैं, ठीक हो गया? जब आपके 1000 से ऊपर चली जाती है ना, तो फिर क्वालिफाइड उसके अंदर व्यूज़ शुमार होना शुरू हो जाते हैं। एक चीज़ और, कि आपकी जो वीडियो है ना, उसके जो 5 सेकंड है, वो इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट 5 सेकंड वो इम्पोर्टेंट है। उसकी वजह, अगर कोई बंदा उसको 4 सेकंड तक देखता है, तो वो क्वालिफाई व्यूज़ में शुमार नहीं होता। तो इस चीज़ को भी आपने अपने ज़हन में रखना है। इसके बाद आपने जो वीडियो लगानी है, उसमें मतलब कुछ ना ऐसा हो रहा हो, सिंपल वॉलपेपर चल रहा हो या मतलब म्यूज़िक चल रहा हो, ये जो वीडियो है ना, ये मोनेटाइज़ नहीं होगी। एक है नेचर के ऊपर आप काम करें, ठीक है? वो वॉलपेपर नहीं होता, वो प्रॉपर एक वीडियो चल रही होती है। जैसे ये स्टॉक फुटेजेस, मतलब इस तरह से होते हैं, ठीक है? लेकिन अगर आप सिंपल फ़ोटो ही लगा देते हो, तो उससे आपकी अर्निंग नहीं होगी। आपने कुछ ना कुछ उसके अंदर वो करना है, मतलब अपनी वैल्यू ऐड करनी है। इवन कि अगर आप फ़ोटो के ऊपर कुछ लिख देते हैं, कुछ लिखते हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं, तब भी आपके फिर जो वीडियो है ना, उसके मोनेटाइज़ होने के चांस हो जाते हैं। लेकिन सिंपल जो फ़ोटो है और उसके ऊपर जो म्यूज़िक है, उसके साथ जो म्यूज़िक ऐड है, इससे आपकी जो वीडियो है वो एलिजिबल नहीं होगी बीटा प्रोग्राम के लिए। ये चीज़ हो गई, तो वीडियो का मैंने बताना था। उसके बाद दोबारा मैं आ जाता हूँ इसके ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है और ये काफ़ी ज़्यादा इश्यू आता है। अब कल एक भाई का मैसेज आया हुआ था मुझे, उनकी अर्निंग टिकटॉक ने होल्ड पे कर ली, वजह कि उनसे वेरिफ़िकेशन माँग ली। जो लोग एसएसएन से, वो एसएसएन जो उस टाइम वेरीफ़ाई ना हो, जो वो करते हैं ना, तो जब पेमेंट के टाइम पे टिकटॉक उनसे दोबारा से वेरिफ़िकेशन माँग लेता है। सबसे बेस्ट
जो पे आउट है यानी टैक्स वेरिफिकेशन वो LLC की है, क्योंकि जब LLC की टैक्स वेरिफिकेशन करते हैं ना आप टिकटॉक पर, उसके बाद आपसे वो एक चीज भी नहीं मांगता, मतलब कभी भी आपको इशू नहीं आता है। सिंपल हर महीने आपके जो हर मतलब 15 तारीख को आपके डायरेक्ट पेपाल के अंदर आपकी पेमेंट आ जाती है, फंड आपका पेपाल के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। इसके साथ एक चीज और मैं साथ ऐड करता चलूं कि पेपाल को आप चेंज भी कर सकते हैं। मतलब आपने पहले एक पेपाल लगाया, उसके बाद दूसरा आप लगाना चाहते हैं तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। इसकी इनवॉइस बनती है 15 हर महीने की पहली तारीख को, यानी अगर जनवरी में मैंने जितने भी अर्निंग की है तो उसकी जो अर्निंग होगी या इनवॉइस कह लें, वो टिकटॉक यकम को सुबह सुबह आपको एक नोटिफिकेशन भेज देता है कि आपने लास्ट मंथ में इतनी अर्निंग की थी और ये आपको 15 तारीख को मिल जाएगी। अगर वो $10 से ऊपर होते हैं, फर्स्ट टाइम जो उसका थ्रेशोल्ड है ना वो तकरीबन मेरे ख्याल से 50 का है, और उसके बाद मतलब आपने दिसंबर के अंदर की $50 अर्निंग, उसके बाद जनवरी में की आपने $15, तो आपको ये 15 भी मिल जाएंगे इस तरीके से, क्योंकि इसका मिनिमम जो पे आउट है ना वो तकरीबन $10 है, यानी $10 का थ्रेशोल्ड है, वो आपको मिलता ही मिलता है। तो ये टिकटॉक की सबसे अच्छी बात है कि ये, क्योंकि फेसबुक जो है ना वो अगर यूएस का पे आउट हो तो वो थोड़े पेमेंट भी दे देता है, लेकिन अगर आपका यूएस के अलावा हो, इंडिया का हो, दुबई का हो या किसी और चीज कंट्री का हो, वहाँ पे जब तक $100 नहीं होते तो आपको नहीं मिलता है। तो टिकटॉक की ये भी एक अच्छी चीज़ है कि वो $10 भी हो जाए आपको दे देते हैं। एक अच्छी चीज़ ये भी है कि हर महीने का आपको 15 को ही पेमेंट से मिल जाते हैं, आपको 22, 23, 24 तक इंतजार नहीं करना पड़ता। एक ये भी इनकी बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा एक चीज़ और है जो मैं साथ इसके ऐड करता चलूँ, अगर आपका जो जो अकाउंट है वो यूएसए से बना हुआ है, तो फिर आपको सिर्फ पेपॉल का ऑप्शन मिलता है, और अगर आपने यूके से बनाया हुआ है तो फिर आपको ना वाइज और पेयोनियर दोनों बैंक ऐड करने का ऑप्शन मिलता है, आप दोनों ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद एक दो चीज़ और भी हैं जो मैं, हाँ, जो पेपाल है ना, ये पेपाल वैसे पाकिस्तान में तो नहीं है, लेकिन बहरहाल हर जगह मतलब हर कंट्री में उसके बाद ये अवेलेबल है। आप किसी भी दोस्त से ले सकते हैं, बहुत सारे फेसबुक पे सर्विस वगैरह भी दे रहे हैं। बहरहाल आप अपने किसी रिश्तेदार के ज़रिए बाहर से बनवा सकते हैं। मसलन आपका कोई रिश्तेदार है, वो है दुबई में या सऊदी अरब में, आमतौर पे यहाँ ज़्यादा है, तो आप उनको ये कह सकते हैं कि सिंपल वो अपने नाम पे, जैसे दुबई के भी कोई कार्ड वगैरह वहाँ पे बना होता है, या सऊदी अरब में जो होते हैं उनके भी कोई ना कुछ बना होता है, तो आप उनको ये बोलें कि आप इसके ऊपर अपना अकाउंट बना लो पेपाल का, और उसको मोबाइल के अंदर लॉगिन रखो, और वही लॉगिन वो आपको पाकिस्तान में भी कर दे। और पाकिस्तान के अंदर फिर आप याद रखें कि पाकिस्तानी बैंक नहीं अटैच होगा उसके अंदर, आपको कोई जो है ना बाहर का, उसी कंट्री का बैंक आपको ऐड करना पड़ेगा उसके अंदर। फिजिकल वेरिफिकेशन आप उसके करवा लें, फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं इजीली, और आपको कोई इशू नहीं आएगा। तो और इसके अलावा सिक्योरिटी रीज़न की वजह से मैंने बता दिया कि अर्निंग 0-0 हो जाती है। हाँ, जब सिक्योरिटी रीज़न की वजह से आपकी अर्निंग 0-0 हो गई, आपकी वीडियोज़ डिस्क्वालीफाई हो गई, तब भी उसकी अर्निंग 0 हो जाती है। दोबारा जब आप अपील करते हैं और फिर आपकी जो अकाउंट है आपका वो मोनेटाइज़ हो जाता है, तो फिर दोबारा से जो है ना वो अर्निंग वापस नहीं आती, बल्कि वो जा चुकी है। वो फिर जो है ना दोबारा से जो आप अर्निंग करेंगे ना, वो फिर आपको जो मतलब दोबारा से वो मिलेगी। जो पहले 0 हो चुकी है वो आपको नहीं मिलेगी। तो ये कुछ चीज़ें थी पे आउट के बारे में जो मैंने कहा आपको मैं बता दूँ, और बाकी इस चीज़ से तकरीबन इसके अंदर मैंने सारी चीज़ें कर दी हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको दिखाता चलूँ अगर आपको नज़र आ रहा हो। मैं एक अपनी आईडी खोल लेता हूँ। टैक्स वेरिफिकेशन कैसे करते हैं? ये मतलब आपका सवाल आ सकता है, क्योंकि आज तो मेरे पास कोई अकाउंट नहीं है कि मैं आपको टैक्स वेरिफिकेशन करके दिखाऊँ, लेकिन इसी की मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी। मैं आपको वो दिखा देता हूँ। अच्छा उमर भाई, अभी आप टैक्स वेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं ना, तो लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि भाई एसएसएन क्या चीज़ है। तो भाई एसएसएन सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है जो यूएस के रेजिडेंट को मिलता है, या उनके जो सिटीज़न हैं उनको मिलता है, या जिनको टेम्परेरी कार्ड मिलता है वहाँ का यूएस का, उनको एसएसएन सोशल सिक्योरिटी नंबर मिलता है। 9 डिजिट यूनिक कोड होता है ये। और ये आप ज़रूरी नहीं है कि अपने ही एसएसएन के ऊपर आपने वेरीफाई करवाना है, ये आप किसी का भी एसएसएन लेके उसको अपनी टैक्स वेरिफिकेशन वेरीफाई करवा सकते हैं।
तो कल की क्लास में आपके साथ हम इसके भी रिसोर्सेज शेयर कर देंगे कि आप वहाँ से SSN लेके अपने टैक्स की वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, जो टैक्स वेरिफिकेशन की बात थी ना, वो मैंने फेसबुक से ना वैसे वो वीडियो डिलीट कर दी थी। उसकी रीज़न ये थी कि मेरी कुछ इन्फॉर्मेशन उसके अंदर शो हो गई थी, तो फिर मैंने फेसबुक से उसको डिलीट कर दिया और यूट्यूब के ऊपर वो पड़े थे। तो ये वीडियो जो मैंने कंप्लीट टैक्स वेरिफिकेशन की थी LLC की। और अब जब मेरा अकाउंट तकरीबन एक मोनेटाइज़ होने वाला है, उसका थोड़ा-सा टाइम रह गया। जैसे ही वो होगा ना, तो उसके ऊपर मैं एक दोबारा से एक वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह। और फिर के SSN से, यानी सोशल अच्छा सिक्योरिटी उमैर नंबर भाई, जो। इसकी प्ले करके काइंडली आप इसको थोड़ा-थोड़ा सा स्पीड रैंप में करके समझा सकते हैं? आप इसको प्ले कर लें और थोड़े-थोड़े स्टेप आप ज़रा बता दीजिए। 1 मिनट में अभी। जी, बिकॉज़ बच्चों को हेल्प हो जाएगी, क्योंकि अभी वो इसी चीज़ के लिए जी, जी, आपके पास अवेलेबल। जी, जी, जी। कोई सवाल हो हाँ जी, आप बेशक फ़ौरन पूछ लें। हैं और क्योंकि आप छोटी-सी वीडियो है, आप थोड़ा-सा इसको एक्सप्लेन भी कर दें, साथ ही साथ। अच्छा, और जहाँ पे अच्छा मुझे ये सवाल आया मैं आप फुल स्क्रीन कर जी, लें जी, आप। ये देख अच्छा, ठीक है। अब डन है। ये देखो, ये है सेटअप पेमेंट। यहाँ पे ना आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। ये देखो, पहला पेमेंट मेथड है, दूसरा है टैक्स इन्फॉर्मेशन। पेमेंट मेथड में आपको पेपाल लगता है, सिर्फ़ पेपाल ही आपको ऐड करना पड़ता है। यहाँ पे मैं इसकी थोड़ी-सी इसकी इस चीज़ के अंदर स्पीड इसकी तेज़ कर देता हूँ। यहाँ पे देखो, ये पेपाल का ऑप्शन मिलता है। यूएस का जब अकाउंट हो, तो आपको जो है ना सिर्फ़ पेपाल का ऑप्शन मिलता है, याद रखें। मैंने यूके का बताया कि वहाँ पे पेयोनियर और वाइज़ का भी है। अब जब आप ये वेरिफ़िकेशन करने लगते हैं ना, तो आपको मतलब ये 2 फैक्टर कोड भी इसके साथ अटैच करना पड़ता है, मतलब लगाना पड़ता है, जो भी आपके वो नंबर पे वो भेजता है। यहाँ पे ऐड पेपाल पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे जो पेपाल की ईमेल है वो देनी है आपने। उसके बाद ईमेल पासवर्ड वो हर एक को पता है कि लॉगिन करना होता है। उसके बाद इसका भी मतलब 2 फैक्टर कोड ज़ाहिर-सी बात है लगा होता है, तो वो भी आपने करना है। अब जैसे रिसीवर टैक्स इसके ज़रिए मतलब आप इसकी वो करें। अब ये सऊदी अरब का था जो मैंने लगाया। अब ये देखो, ये पेपाल ऐड हो चुका है। एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, मैंने रोक के आपको बतानी थी। यहाँ पे ना मैंने इसका ना नाम लिखना मैं थोड़ा-सा ना वो भूल गया था। अगर मतलब नाम ना भी लिखें तब भी आपका काम चल जाता है, लेकिन मैं नाम लिखना भूल गया था। तो यहाँ पे ना आपने वो उसका नाम लिखना है जिसके नाम से वो अकाउंट बना होता है। जैसे ये मोहम्मद इरफान के नाम से है, तो मैंने यहाँ पे नाम लिखना मैं भूल गया था, तो मैंने कहा आपको अभी बता दूँ। नाम अगर नहीं भी लिखते हैं ना, तब भी जब हम पेपाल को ऐड करते हैं ना, तब वो ऑटो उसके सिस्टम होता है, वो इज़िली उसके मेरे पास भाई चला तो जाता है। के लिए ये कर सकते हैं कि अगर मेरे पास पेपल नहीं है, लेट्स से मेरे जी। पास नहीं है, तो मैं यूके में जाऊँ। अगर मैं कहीं से अरेंज कर सकता हूँ, तो मैं यूएस, यूके दोनों में जा सकता हूँ। ये ईज़ी सीन है। नहीं, यूके और यूएसए से कैसे अरेंज करना है मसलन? लाइक मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे पास पेपल का अकाउंट नहीं है, तो आपने बोला कि जी। यूएस के आईपी एड्रेस पे अगर आप बनाते हैं तो पेपल एक्सेप्ट करता है। अगर यूके का हो तो पेयोनियर का ऑप्शन भी आ जाता है। तो बच्चों को थोड़ी आसानी कर दें कि जिनके पास पेपल नहीं है तो वो यूके में जाएँ, और अगर है आपके पास तो यूएस में चले जाएँ। ये सीन ज़रा जी। बता दें। नहीं, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल आपने ये बात ठीक कही है कि जैसे मैंने बताया भी है पहले, तो यूके के अकाउंट अगर आप बनाते हैं तो आपको फिर पेपाल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पेपाल जो है ना पेमेंट मेथड के लिहाज़ से ये थोड़ा-सा मामला सख्त ही रखता है। इवन के वाइज़ अगर वाइज़ ले लें इसके मुकाबले में, या पेयोनियर ले लें, तो वो पेयोनियर तो बहुत आसान है, क्योंकि वो पाकिस्तान में भी चल जाता है, पाकिस्तानी बैंक उसके साथ ऐड हो जाता है, इवन कि जैज़ कैश भी ऐड हो जाता है। तो इससे आसानी और क्या होगी। तो मैं हाँ, यही रिकमेंड करूँगा कि आप यूके का अकाउंट बनाएँ, तो उसके ऊपर आप काम करें। जो भी ये डिजिटल सेम है, जवान यूके में घुस जाएँ, लंदन पहुँच जाएँ सारे और पैसा कमाना शुरू इंशाल्लाह। करें। जी, जी। अच्छा, उसके बाद देखो, ये पेपाल ऐड हो चुका है। अब ये टैक्स वेरिफ़िकेशन अब मैंने करनी। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक है इंडिविजुअल और एक है एंटिटी। इंडिविजुअल वही अगर आप एसएसएन पे जाते हैं तो आप इंडिविजुअल में जाएँगे, वो पर्सनल में जिसको कहते हैं। एलएलसी ज़ाहिर-सी बात है, ये ऑर्गनाइज़ेशन होती है, तो आपने एंटिटी पे जाना होता है। तो मैं एंटिटी पे मतलब ये एलएलसी की मैंने वो करके दिखाई थी। ठीक है, अगर इंडिविजुअल में जाएँ तो यहाँ पे थोड़ा-सा एक्सप्लेन कीजिएगा कि इंडिविजुअल पे क्लिक करने के बाद क्या आता है? और वहाँ पे क्या फिलिंग करनी पड़ती है? वहाँ पे भी सेम टू सेम अपनी ही डिटेल्स फिल करनी होती है। उसमें जो यहाँ पे जो ईआईएन नंबर है, वहाँ उसकी जगह आपने एसएसएन नंबर डालना होता है।
जी दोनों चलें सेम है, ठीक ज़्यादा मुश्किल जी। एड्रेस सही। इसमें भी होता है, उसमें भी होता है। तकरीबन काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो तकरीबन सेम होती हैं। एलएलसी में 1-2 ऑप्शन ज़्यादा आते हैं, मैं जैसे अभी आपको मैं दिखाता हूँ। जो हाँ, और पर्सनल है ना स्टूडेंट उसमें तो मैंने एक चीज़ कल भी बोली थी कि सेल्फ लर्नर भी बने। गो टू चैटजीपीटी, गो टू गूगल बार्ड, यूट्यूब पे जाएँ, गूगल करें, क्वेश्चन एंड आंसरिंग गूगल, यूट्यूब से करें। यार हमने ऐसे ही सीखा है यार, कसम ले लो, हमने किसी के पास जाके पेड ट्रेनिंग्स नहीं की हुई है। हाँ, अब आके मैं कर रहा हूँ, मैंने आपको लोगों को बताया था। अभी मेरी 8 बजे वेब डेवलपमेंट की लाइव क्लास है जो कि मैंने पेड कोर्स लिया है। मैं छोड़ के आपके लिए बैठा हुआ हूँ, यार आप लोग सीख लो। तो अगर मैं आपके टाइम की वैल्यू दे रहा हूँ, तो आप भी अपने टाइम की वैल्यू दे दो। सीख लो इस चीज़ को, सेल्फ लर्नर बनो। अच्छा, ये नंबर, ये सारी वो एलएलसी की डिटेल्स फिल कर रहे हैं आप उमर भाई यहाँ पे? जी, जी, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, यहाँ ये पे सारे ये होता है, एक बच्चे का कमेंट आया कि भाई एलएलसी क्या चीज़ है। भाई ये यूएस के अंदर लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है, जैसे पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है। ठीक है, तो ये यूएस के अंदर है। और जब आप कंपनी बना लेते हैं, एलएलसी बना लेते हैं, तो उसके बाद आप वहाँ का ईआईएन नंबर अप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर किसी को ये ना आइडिया हो कि भाई ईआईएन कैसे लेते हैं, तो वो मैंने ऑलरेडी इस ग्रुप के अंदर पोस्ट की हुई है। SS4 फॉर्म के थ्रू जो है ना, किस तरह ईआईएन लेना होता है, तो वो आप पोस्ट देख लीजिएगा, अदरवाइज़ हम उसकी कोई वीडियो बना के शेयर कर दूंगा मैं। ठीक है। थर्ड नंबर पे अभी डिस्कस कर रहे थे पेपाल का। तो भाई अगर आपका यूएस का भी अकाउंट बन गया है, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है कि आप पेपाल अरेंज कर सकें, लेकिन आपके पास इन्वेस्टमेंट है, तो आप सिंपल यूके के अंदर एलटीडी ओपन करें, जो आपको 20-25 पाउंड का एड्रेस मिल जाएगा 1-2 माह का। उसके बाद 12 पाउंड की आपकी एलटीडी है, एलटीडी बना के आप अपने ही डिटेल के ऊपर, अपने पासपोर्ट के ऊपर यूएस में यूके के अंदर पेपाल बना सकते हैं। फिर उस पेपाल को भी आप अटैच कर सकते हैं साथ। अच्छा, मैं इसको कंटिन्यू रखता हूँ। तो यहाँ पे ये ना इसका मैं बता रहा था कि ये 2-3 चीज़ें एलएलसी में ना जो एक्स्ट्रा पूछता है। अब ये सेक्शन के बारे में मैंने वीडियो के अंदर भी ये चीज़ बताई थी कि ये ना पता नहीं कौन-कौन से आर्टिकल्स, और जैसे हमारे पाकिस्तान में वो सेक्शन नहीं होते F1 और 62 F1 और पता नहीं कौन-कौन से। तो वीडियो के अंदर छोटे मैंने इस चीज़ का ज़िक्र तो टर्म्स एंड कंडीशंस कह सकते हैं। जी, जी। तो मैंने वीडियो के अंदर भी यही चीज़ बताई थी कि मैंने कहा मैं यूएस के जो ये सेक्शन है ना, मैं इनके बारे में बिल्कुल नहीं जानता। इवन के मैं पाकिस्तानी होने के बावजूद मुझे पाकिस्तानी जो ये आर्टिकल्स हैं और ये मतलब सेक्शन, ये जो आइन है पूरा, मैं इसके बारे में नहीं जानता। तो ये इसके बारे में तो मैं एग्ज़ैक्टली नहीं जानता। तो इस वजह से जो है ना, वो यहाँ पे मैंने जो किया ना सेम टू सेम आप कर देना। ये अभी आप वीडियो के अंदर देख लें। मैंने पहले पे ही वो ऐसे क्लिक करके ना रैंडम और उसको कर दिया। बहरहाल मुझे इश्यू नहीं आया वैसे। ये पहले पे मैंने क्लिक किया और उसके बाद 1-2 बार ये पूछता है। वहाँ पे भी मैंने सेम टू सेम कर दिया और फिर नेक्स्ट चला जाता है, मतलब नेक्स्ट करना होता है। नेक्स्ट करने के बाद आपको एक दफ़ा दोबारा से कुछ चीज़ें यहाँ पे डालनी भी होती हैं। इसको स्क्रॉल करना है नीचे और यहाँ पे नाम, यानी जैसे जो भी आपका नाम हो या एलएलसी, तो आपने नाम वगैरह डालना है और उसके बाद आपने सबमिट कर देना है। तो ये इतना मुश्किल नहीं है। देखो मैं तकरीबन ये 5 मिनट के अंदर मैंने करके दी थी। वैसे ये 2 मिनट के अंदर हो जाता है, लेकिन मैं साथ-साथ बता भी रहा था, तो इसको 5 मिनट लगे। ठीक हो गया? बस इतना सही है वो ये, सही जो है आपने करना था। उमर भाई। इसको कहते हैं टेक्स्ट। पता है, हमारे जो स्टूडेंट्स जो अपने हैं वो थोड़े से, आपको पता है, हमें बताना पड़ता है। तो चले, अच्छा हो गया कि उनको पता चल जाएगा, क्योंकि काम 2 मिनट का ही हो, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं ना, फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन है। जी, जी, बिल्कुल। तो ये नो नीड। ये वीडियो में मैंने इसीलिए जो है ना वो थोड़ी-सी डिटेल से बनाई थी कि आप को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, कौन-कौन सी चीज़ें चाहिए, वो सारी की सारी जो है ना वो मैंने बता दी थी। अच्छा, उसके बाद अभी क्या चल रहा है? अच्छा, ये तकरीबन जो चीज़ें थी ना वो ऑलमोस्ट मैं बता चुका हूँ। अब मुझे ये बताएँ कि इन्होंने इसके बारे में मज़ीद और क्या पूछना है, या अब मैं सवाल-जवाब इनके कर लेता हूँ, जो ये ठीक है, पूछना चाहें, जिस टाइप हम के भी। बैठ और क्वेश्चन एंड आंसरिंग करते हैं। आप भी देख लें, मैं भी साथ में देखता हूँ। सो स्टूडेंट्स, वी हैव 20 मिनट्स ऑफ उमैर भाई, और हम उनका टाइम लेते हैं। 9 बजे उनको फ्री करेंगे और आप क्वेश्चन एंड आंसरिंग करें।
रह जाएँगे, कल मैं और आमिर अगेन बैठेंगे, जो मुझे कन्फ्यूज़न क्लियर हैं वो मैं उनसे पूछूँगा और मैं फिर आपको बता दूँगा, ठीक है? और बाकी जो है हमारे पास ठीक है, क्वेश्चन एंड आंसरिंग स्टार्ट करते हैं। आमिर, आपके माइंड में अगर कोई क्वेश्चन है बच्चों के रिलेटेड, क्योंकि मैंने आपको बहुत जगह मेंशन किया है, तो वो ज़रा लुक आफ्टर कर तो मैं अभी जो है आपकी ना आवाज़ देख रहा हूँ, नेट मैं की अभी बात कमेंट देख रहा हूँ। ठीक है, बच्चों के जो कमेंट वगैरह आए हुए हैं उससे मैं भी क्वेश्चन निकालता हूँ। ठीक है। अच्छा ठीक है। उसमें उमर भाई एक बच्चे का क्वेश्चन है कि क्या हम सेम डिटेल के ऊपर मल्टीपल अकाउंट बना के उसको यूज़ कर सकते हैं? लाइक जी जिस जी। तरह आपने बोला कि अपनी बर्थडे सेम रखनी है, तो अपनी एक ही आईडी कार्ड के ऊपर कितने अकाउंट की वेरिफिकेशन करवा सकते हैं? मैंने तकरीबन 15 से ज़्यादा की करवाई हुई है, कोई इशू नहीं आया अब तक। ओके। तो मल्टीपल कर सकते हैं, सिंपल इसका सब जवाब है। अच्छा उमेर भाई, कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था कि यार अगर मैं कंटेंट क्रिएशन करता हूँ और मैं 1 जी। मिनट से ऊपर की वीडियो अपनी फेस वाली बनाता हूँ, तो आपने मुझे सजेस्ट किया था कि इजाज़ आप उसकी तरफ नहीं जाओ, आप रेडिट स्टोरीज़ ही हम्म, निकाल के अपलोड करो। तो उसकी क्या स्पेसिफिक रीज़न थी कि अब बहुत से ऐसे भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं कि जो टिकटॉक के ऊपर नहीं है, लेकिन यूट्यूब के ऊपर ना थोड़ी लंबी वीडियोज़ अपलोड करते हैं या फेसबुक पे करते हैं 1 मिनट से ज़्यादा। तो बच्चे उनकी उठा के वहाँ पे अपलोड इंग्लिश में करके कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अगर करते हैं तो क्यों रिज़ल्ट नहीं अच्छा लगेगा? और अगर रिज़ल्ट अच्छा आ जाता है तो क्या होगा उसमें? कोई रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, कोई मसला बनता है? ये भी बताइए। जी, जी। अच्छा, कल मैं समझ रहा था कि शायद आप अपनी वीडियो की किसी तरह से बात कर रहे हैं। मैं ये नहीं समझा था कि आपने मतलब यूट्यूब से लेके वो बात करनी है। देखो, जो मैंने खुद जो अकाउंट्स मेंशन किए हुए हैं ना, या मैंने जो कैटेगरीज़ लिखी हुई हैं या टॉपिक्स लिखे हुए हैं कंटेंट के, उनमें ये चीज़ें हैं कि आप फैन अकाउंट किसी का बना सकते हैं, जैसे हम फेसबुक पे बनाते थे। अगर कोई व्लॉगिंग करता है यूट्यूब के ऊपर, मतलब कोई अमेरिकन है, कोई यूके का है या किसी और कंट्री का है, हम उनकी वीडियोज़ बिल्कुल ले सकते हैं, यूट्यूब से ले सकते हैं और हम उनको टिकटॉक पे लगा सकते हैं। हम उसको एडिट करें या ना करें, या ऐसा होता है कि मतलब उनकी वीडियोज़ ज़्यादा लंबी हों, लॉन्ग हों, तो हम उनको शॉर्ट कर लें। तो हम उनको बिल्कुल ईज़िली जो है ना वो लगा सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। रेडिट का मैं वैसे आपको सजेस्ट कर रहा था कि रेडिट में मतलब डिफरेंट वे से अगर आप काम करें तो उसके ऊपर अच्छा रिज़ल्ट मिलता है और आरपीएम अच्छा मिलता है, तो इस वज़ह से मैं कह रहा था कि आप वो कर लें। मैंने आपको ठीक हो पर्सनली वो सजेस्ट किया था। एक दिन में हमें कितनी वीडियोज़ अपलोड करनी चाहिए? एक दिन में हमें 3 या 5, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा नहीं, अगर इससे ज़्यादा करें तो मतलब कोई इश्यू है? नहीं, इश्यू कोई भी नहीं है, लेकिन एवरेज यही रखनी चाहिए। सजेशन है कि आप थोड़ा रह के अच्छा। चलें लेकिन क्वालिटी कंटेंट। अच्छा उमर जी, भाई अगर अगर आप न्यूज़ न्यूज़ टाइप के काम कर रहे हो ना, न्यूज़ वगैरह, जैसे ज़ाहिर-सी बात है न्यूज़ तो हर घंटे में या कभी भी आ रही है, तो उसके ऊपर आप करें, कोई इश्यू नहीं है। वैसे अगर आप किसी नॉर्मल अकाउंट के ऊपर भी करें, देखो, आप अगर किसी का फैन बेस काम कर रहे हैं ना, फैन बेस, तो अब आपको भी पता है, किसी को भी पता है कि वो एक दिन में एक ही वीडियो आती है। हम ज़्यादा अगर करें तो 2 से 3 कर लें, इससे ज़्यादा हम करेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है वो जो है ना अकाउंट का बिल्कुल अचार बन जाना है। तो बेहतर ये है कि बस 3 या 5। अच्छा उमर भाई डिसक्वालीफाई और नॉट फॉर यू फीड का इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये दोनों सेम ही चीज़ है? नहीं, इन दोनों में डिफरेंस है। वीडियो नॉट एलिजिबल फॉर योर फीड, ये जो इशू है ना, इससे आपके अकाउंट को कुछ नहीं होता है, लेकिन आपकी जो वीडियो है ना वो प्राइवेट हो जाती है। आपको सिर्फ अपने अकाउंट में शो होती है, किसी दूसरे बंदे को नहीं होती शो आपके अकाउंट के अंदर। तो टिकटॉक आपको यही कह रहा होता है कि आपकी जो ये वीडियो है ना, ये इस काबिल नहीं है कि मैं इसको फॉर यू में भेजूं। उसमें रीजन यही हो सकती है कि आपने या तो एडिटिंग अच्छी नहीं की, या टिकटॉक ने उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ आपकी पकड़ ली है जिससे उसको लग रहा है कि ये कॉपी कर रहे हैं विदाउट एनी वैल्यू एडिंग एडिशन के। तो आप वैल्यू ऐड करें उसके अंदर, मसलन आपने किसी एक बंदे की जैसे वीडियो उठाई, या जैसे मैंने ये प्ले की, अपनी वीडियो मैंने प्ले की थी ना, तो वीडियो चल रही है, मैंने वैल्यू ऐड ये की कि मैंने दोबारा से इसके ऊपर कमेंट्री कर दी, तो ये फिर टिकटॉक इसको कुछ भी नहीं कहेगा। इसको कहते हैं वैल्यू ऐड करना। और और वीडियो डिस्क्वालीफाई जो होती है वो होती है उसके ऊपर है, सिर्फ मोनेटाइज अकाउंट के ऊपर। नॉन मोनेटाइज अकाउंट के ऊपर वीडियो डिस्क्वालीफाई नहीं होती। अच्छा उमर भाई एक पेपाल को हम एज अपने टिकटॉक अकाउंट के साथ एक पेपाल कितने अकाउंट के साथ अटैच कर सकते हैं, या अपनी मर्ज़ी है जितने अकाउंट के साथ मर्ज़ी अटैच करें कोई इशू नहीं आता सेम डिटेल का?
मेरे ख्याल से तकरीबन 5, क्योंकि इससे ज़्यादा किया नहीं है अभी तक। मेरे ख्याल से 5 ठीक है, क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो ऐसा ना हो कोई इशू आ जाए। हम मतलब ना सेंसिटिव होके इस चीज़ में चलते हैं, तो मैंने ज़्यादा किया नहीं है वैसे। अच्छा, एक बच्चे का क्वेश्चन आया हुआ है कमेंट के अंदर कि लाइक यूएस को तो हमने डिस्कस कर लिया कि भाई उसकी टैक्स की वेरिफिकेशन जो है वो हमने एलएलसी की डिटेल या ईएएन या एसएसएन के थ्रू वेरीफाई करवाना है, लेकिन यूके के अंदर हम जो है ना अपने टैक्स की डिटेल को किस तरह वेरीफाई करवाएंगे? उसके भी जो वहाँ पे ये ये नेशनल कार्ड कौन सा होता है वहाँ पे, वही कार्ड वगैरह देना होता है, या आपके पास अगर एलटीडी हो तो आप वो दे सकते हैं। वहाँ पे भी दोनों आपको ऑप्शन मिलते हैं। अच्छा, जस्ट हमने एलटीडी की डिटेल ऐड करनी है या फिर जिस बंदे के नाम पे एलटीडी बनी है उसका पासपोर्ट भी अपलोड करना होता है? नहीं, पासपोर्ट तो नहीं मांगते वैसे। ओके, और लाइक अगर आपने यूके बेस अकाउंट बनाया है तो आपको जस्ट एलटीडी का नाम चाहिए होगा और एलटीडी का जो नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर, वो चाहिए होगा और बाकी जी एड्रेस जी वगैरह की डिटेल चाहिए होगी वेरीफाई करने के लिए। जी अ, जी। उसके अलावा उमर भाई आप क्या रिकमेंड करते हैं कि एलईडी इसको टिकटॉक अकाउंट को पाकिस्तानी आईपी के ऊपर यूज़ करें या फिर आरडीपी या वीपीएन वगैरह में यूज़ करें? आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग क्या चीज़ रिकमेंड करेंगे? मैं तो ये रिकमेंड करूँगा, 1 मिनट, अगर किस 1 मिनट, मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप अगर आपके पास मतलब रिसोर्सेज नहीं है, तो आप जो है ना सिर्फ किसी से या अपने मतलब ब्राउज़र से या किसी और से आप अकाउंट बनवा लें और उसको पाकिस्तान में लॉगिन कर लें। मैंने जैसे पहले भी बताया कि ज़रूरी नहीं है कि आपने वीपीएन लगाना है, वीपीएन आप ना लगाएँ अपलोडिंग टाइम पे। आप सिंपल उसको पाकिस्तान में लॉगिन करें, 3 से 4 एक ही मोबाइल में 3 से 4 अकाउंट एक ही मोबाइल में आप लॉगिन कर सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं ईज़िली, कोई इश्यू नहीं आता। जब एक के ऊपर वीडियो लगानी हो, आप उसकी लगा लें, उसको लॉग आउट कर दें, दूसरे को लॉगिन कर लें, उसको मतलब इस तरीके से एक ही आईपी पे सारा काम चल सकता है आपका ईज़िली। मैं अगर आपको वैसे बताऊँ ना, एक मेरा दोस्त है पेशावर का, वो स्टूडेंट है और टोटल काम मोबाइल से करता है। तो माशाल्लाह उसने अभी कल जो है ना रात को उसकी $4700 उसकी पेमेंट आई थी। तकरीबन उसके 4 से 5 अकाउंट चलते हैं। तो वो पाकिस्तानी कंटेंट के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन चूँकि उसके पास डिफरेंट अकाउंट्स हैं, टोटल उसके 12 अकाउंट हैं, लेकिन सारे अर्निंग नहीं करते, ज़ाहिर-सी बात है, कभी मतलब लो भी चलते हैं, कभी हाई भी चलते हैं। लेकिन बहरहाल ये है कि टोटल एक स्टूडेंट जो पढ़ता भी है, सुबह पढ़ता है और शाम में काम करता है, वो इतने बना रहा है और वो मोबाइल से बना रहा है, उसके पास वो लैपटॉप है ही नहीं, उसको चलाना भी नहीं आता। मैं अब आता हूँ थोड़ा-सा ना बच्चों के लेवल पे जाने लगा हूँ और अब मैं शुरू से एंड तक मैं अपनी स्टोरी सुनाता हूँ कि मुझे क्या समझ आई है, फिर जहाँ पे मैं गलत हूँ आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे स्टार्ट लेना है कि जी मुझे टिकटॉक अकाउंट बनाना है वीपीएन के ऊपर। ऐसा ही है, जी, वीपीएन में मुझे मतलब मैं यूएस का बना लूँ अगर मैं पेपल होल्डर रखता हूँ कि पेपल के थ्रू अर्निंग निकाल सकता हूँ। अदरवाइज़ मैं यूके का वीपीएन लगा के अकाउंट बना लूँ और उसके बाद मुझे क्या करना है, अकाउंट मेरा बन गया है और अब मैं पाकिस्तानी आईपी एड्रेस से कंटेंट अपलोड कर सकता हूँ। यहाँ तक ठीक था उमर भाई मैं? जी, जी, ठीक है, अब उसके बाद मुझे कंटेंट के लिए क्या करना है, आपने मेंशन किया कि मैं यूट्यूब पे जा सकता हूँ, मैं कोई व्लॉगर पकड़ सकता हूँ या मैं फेसबुक से कंटेंट अगर उठाता हूँ जो कि टिकटॉक पे अवेलेबल पहले से ना हो या फिर उस स्पेसिफिक कंट्री में वहाँ पे टिकटॉक में अपलोड ना होता हो, तो मैं उसको निकाल के 1 मिनट से लंबी वीडियो रख के अपलोड कर दूंगा और उसके ऊपर अगर वो वायरल जाती है तो मुझे व्यूज़ आते हैं और मैं क्वालिफाई हो सकता हूँ। क्या यहाँ तक मैं ठीक हूँ मेरे भाई? जी, जी, बिल्कुल। ठीक है। नेक्स्ट अगर मुझे कंटेंट आइडिया नहीं समझ में आ रहा तो मैं रेडिट के ऊपर जाऊँ, मैं कोई एक निश उठा लूँ जैसे क्राइम हो सकती है, फ़नी कॉमेडी हो सकती है, हॉरर हो सकती है, टेक रिलेटेड हो सकती है। मैं वहाँ पे पढ़ूँगा ह्यूमन रिलेटेड लोग स्टोरी शेयर करते हैं छोटी-छोटी, मैंने किया जी, उसको कॉपी। मैं गया 11 लैब्स पे या वेलसेड लैब्स पे या जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने रिकॉर्डिंग्स का भी बताया हुआ है वॉइस ओवर कहाँ से लेते हैं, वहाँ से जाके बनाएंगे वॉइस ओवर। उस वॉइस ओवर के बैकग्राउंड में कोई वीडियो चलनी चाहिए। अब वो माइनक्राफ्ट गेम थी शायद हमारे पास रात में, या कोई पबजी जी, की रिलेटेड हो सकती है, आईजीआई हो सकती है, कॉल ऑफ ड्यूटी हो सकती है। मतलब बैकग्राउंड हमें ज़रूरी चाहिए क्योंकि पिक्चर वाली वीडियो जो है वो नहीं चलेगी, मूवमेंट जी, वाली बिल्कुल। चलेगी।
ठीक है, मूवमेंट वाली चलेगी। उसके बाद मुझे उस वीडियो को ले आना है कैपकट में। कैपकट मोबाइल में भी होता है और डेस्कटॉप पे भी डाउनलोड होता है। डेस्कटॉप में जो है ना हमारे पास लैपटॉप में वो कैपकट स्टूडेंट्स उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाके डाउनलोड हो जाता है, तो वो मसले की बात नहीं है। ठीक है। अच्छा मेरे भाई, कैपकट वो हम ऑनलाइन लैपटॉप के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं ना वेबसाइट के ऊपर ही? जी जी बिल्कुल कर सकते हैं। वो भी यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे अंदर जाने के बाद मुझे सबसे पहले काम एडिटिंग में क्या करना है कि मुझे पहले तो चाहिए वॉइस ओवर, ह्यूमन टाइप थोड़ा-सा हो, और उसके बाद मुझे उसकी बैकग्राउंड वीडियो लगा लेनी, जो कि आपने बताया कि कल मैं यूट्यूब से निकाल लूँ, और मतलब और भी रिसोर्सेज़ हैं मेरे पास, फेसबुक से निकाल लूँ या कहीं और प्लेटफ़ॉर्म से अगर मिलता है तो निकाल ली। उसके बाद मुझे उसके ऊपर डालने हैं कैप्शंस। उसमें भी आपने बताया था आई थिंक एक पेड टूल है। अगर हमने नहीं जाना तो स्टूडेंट्स अगर आप वर्क कर लेंगे, थोड़ा बहुत एडिटिंग सीख लेंगे कैप्शन टाइप, तो वो ईज़ी हो जाएगा। ठीक है। अब कैप्शंस वगैरह एडिंग ज़रूरी है उमैर भाई के यार, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश कंटेंट चल रहा है, तो कैप्शन एडिंग क्यों ज़रूरी है? कैप्शन इसलिए जरूरी है, ये ऑडियंस की जो मतलब बंदा देख रहा है उस ये मसरूफ रखता है। ये ठीक जो है, कैप्शन है ना, ये चीज मसरूफ रखती है। ठीक हो गया, सही है। मतलब कि ऑडियंस स्टूडेंट्स कैप्शंस क्यों ज़रूरी हैं? अगर आजकल आप वीडियोज़ देखते हैं तो आप देखेंगे कि एक वीडियो चल रही है, आप उसमें इंटरेस्ट लूज़ करते थे, लेकिन कैप्शन चल रहे हो तो आप उसको पढ़ते हैं। और कोशिश आपने ये करनी है कि एडिटिंग जो स्टफ है वो थोड़ा-सा फ़ास्ट रखेंगे, ताकि एडिटिंग एडिटिंग सही वाली हो और टिकटॉक उसको ट्रैक ना कर सके। अच्छा उमैर भाई, वीडियो मेरे पास जब रेडी हो जाए, मुझे करनी है 1 दिन में 3 से 5 तक, इससे ज़्यादा अपलोड नहीं करनी। एम आई राइट? जी जी ठीक है। अपलोडिंग में अगर मैंने यूके के वीपीएन से बना लिया है अकाउंट, तो मैं पाकिस्तानी आईपी एड्रेस से कंटेंट अपलोड कर सकता हूँ। ये मेरा जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अगर मुझे स्टार्टिंग में थोड़े से लो व्यूज़ आ भी रहे हैं, तो मुझे करना है सब्र। मुझे बनाने हैं 4-5 और अकाउंट्स, यूके की डिटेल्स में बना लूँ या किसी और कंट्री में जाऊँ। प्लस अगर मुझे 200-300 व्यूज़ आ रहे हैं और अगर सम टाइम 0 व्यूज़ आ रहे हैं, तो मुझे दिल नहीं छोड़ना है और कंटेंट अपलोड करते रहना है, क्योंकि टिकटॉक खुद ट्रैक करता है। अगर आपकी लैंग्वेज इंग्लिश में है, तो वो ऑटोमेटिकली यूएस, यूके, कनाडा, सिंगापुर इन सब जगहों पे कंटेंट को भेजेगा। यहाँ तक ठीक था उमर भाई? जी जी बिल्कुल। और इसके साथ आपने फॉर यू को ट्रेन करना है, जिस कंटेंट के ऊपर आप खुद काम कर रहे हैं उसके अंदर अपना इंटरेस्ट भी शो करना है, उससे रिलेटेड लोगों को फॉलो भी करना है। ठीक है, मतलब कि जिस नीश में आप काम कर रहे हैं, लाइक अगर मैं काम कर रहा हूँ टेक के अंदर, और मुझे टेक के और जो इन्फ्लुएंसर है मुझे उनके पास जाना है, उनको फॉलो करना है। नए वाले भी हो सकते हैं, पुराने वाले भी हो सकते हैं, उनके उनके कंटेंट को देख के मुझे खुद को ट्रेन करना है कि ये कैसा कंटेंट बना रहे हैं, और मैंने भी ऐसा ही कंटेंट अपलोड करना है, क्योंकि कंटेंट की क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर कर रही है। यहाँ तक ठीक था मेरे भाई मैं? जी जी बिल्कुल। ठीक है। और ज़्यादा फोकस हमने इस चीज़ पे करना है कि हमने स्पैमिंग नहीं करनी, और कंटेंट को और कंटेंट के थ्रू अकाउंट को पहले हमने एक्टिवेट करना है, मतलब कि एक्टिव शो करना है, ना कि स्पैमिंग करके एकदम से अर्निंग के पीछे भागने लग जाना है। क्योंकि अगर हम अर्निंग के पीछे जाएंगे तो अकाउंट हमारा डेड सा फील होगा, स्पैम लगेगा, रोबोट्स टाइप लगेगा, और फेक फॉलोअर्स और व्यूज़ हमें बाई नहीं करने चाहिए मेरे भाई। ये बिल्कुल ठीक है? जी जी जो पैनल खास तौर पर पैनल है, तो आपने बहुत ही दूर रहना है। ठीक है। और इन सब चीज़ों से दूर रह के हमारे पास अगर हमारी वीडियो के ऊपर 1 मिलियन व्यू जाता है, 1 मिनट से लंबी हो और एडिटिंग उसकी ठीक हुई होगी, तो हमें वहाँ से 1 मिलियन व्यू के ऊपर $1000 हमें मिलेंगे। यहाँ तक जी ठीक था अगर उमर भाई? उस अगर उसका आरपीएम $1 प्लस हो तब आपको और जो है ना $1000 मिलेगा। अगर इससे कम आरपीएम है को थोड़ा-सा तो सिंपल समझाएँ कि ये क्या है? जी आरपीएम को थोड़ा-सा सिंपल सा समझा दें कि ये क्या है? आरपीएम जो है ना, ये हर का ना अलग अलग होता है, या हर कंटेंट का अलग अलग टाइप का होता है। अगर इंग्लिश कंटेंट है और उसको ऑडियंस देख रही है, मसलन अमेरिका से देख रही है, न्यूयॉर्क से देख रही है, किसी भी जगह से, ठीक हो गया, या उसको देख रहे हैं यूके से या कनाडा से देख रहे हैं, तो ये ऑलमोस्ट इनके मतलब जो आरपीएम होते हैं वो हाई होते हैं, यानी $1 प्लस $1 प्लस इनका आरपीएम होता है। जब ये आरपीएम, ये मतलब एक शॉर्ट फॉर्म है, मैं यहाँ पे अभी आपको बताया। ठीक है, स्टूडेंट्स आप ये खुद भी सर्च आउट कर सकते हैं। आप गूगल जी पे जी जाके सर्च कर सकते हैं कि आरपीएम फलानी रिवॉल्यूशन कंट्री, पर मिनट। जी रेवोल्यूशन जी पर मिनट। ये सही है। जी तो ये मतलब कि इस हर कंट्री का भी डिफरेंट होता है और कंटेंट जी वाइज भी डिफरेंट होता है।
अगर कॉमेडी में जाएँ तो शायद थोड़ा-सा कम हो और टेक में जाएँ थोड़ा ज़्यादा हो? जी, जी, बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ कैटेगरीज़ हैं जैसे फाइनेंशियल, ये इसके ऊपर बहुत ज़्यादा है आगे मिलता है। और फाइनेंस ये कंटेंट व फाइनेंशियल जैसे मतलब जिसमें खुद ही ये बिज़नेस वगैरह की चीज़ों की बात हो रही हो। ठीक है, सही है। और यहाँ तो पे जब मुझे अपलोडिंग तक का जब सीन होता है, मुझे अगर पैसे वाली बात हो जाती है, डन हो जाता है, उसके बाद फिर मुझे अगर तो मैंने यूएस के वीपीएन से बनाया तो इट मीन्स कि मुझे पेपल का ऑप्शन आएगा। लेकिन जी। अगर मैं यूके डिटेल्स में गया था तो मुझे पेपल और पेयोनीर दोनों ऑप्शन आ जाएँगे? जी, जी, दोनों ऑप्शन आएँगे। ठीक वहाँ है। पे ना आपको मतलब बैंक का ऑप्शन मतलब ये आपसे नहीं कहेगा कि आप वॉइस लगा लें या पेन लगा लें। आपको ना वो बैंक का ऑप्शन देता है। तो आपको पता है कि वॉइस के अंदर भी जीपीजी वो उसका बैंक होता है, मतलब उसकी बैंक की डिटेल्स होती हैं। और अगर पेनीर में आप जाएँ वहाँ पे भी आपको इसकी बैंक की डिटेल्स मिलती है। तो वो आपने बैंक की डिटेल लगानी होती है। ये है इसका मतलब। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा उमैर भाई, कल अब हमने डिस्कशन की वो एक तो आरडीपी की, ठीक है, छोटी-सी, और दूसरा वो आप एक और इम्यूलेटर टाइप, ठीक है? तो वो जी। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि अगर सर इम्यूलेटर में यूज़ कर रहे थे तो हमें क्यों सर कह रहे हैं कि पाकिस्तानी आईपी एड्रेस से आप चीज़ अपलोड कर दें? उसकी क्या रीज़न थी? ये भी थोड़ा बच्चों को क्लियर कर दें। जी, 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 ये 1-2 मैंने कमेंट भी देखे, तो मैं हाँ, इस चीज़ को इस तरह से क्लियर करता हूँ। देखो, मैं जिन लोगों के पास नहीं है ना, रिसोर्सेज़ नहीं है, वो इस चीज़ के पीछे ना जाएँ। जिनके पास हैं, वो जाएँ। देखें, एक बंदा पाकिस्तान से एक चीज़ को अपलोड कर रहा है, यूएसए के मतलब इंग्लिश कंटेंट को, और एक बंदा उसको यूएसए से ही कर रहा है। मैं वीपीएन नहीं, क्योंकि वीपीएन को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर किसी ने यूएसए से करना है, तो आरडीपी में जाए या फिर एमुलेटर में जाए। 2 चीज़ों में वहाँ पे जाके करे, क्योंकि वहाँ पे जाके उसको इश्यू भी नहीं आएगा और वो डायरेक्टली जो है ना, समझे कि लीगली या बिल्कुल ऑथेंटिक उमैर भाई होके। आवाज़ ब्रेक हो गई थी। क्या दोबारा से आपकी बताऊँ? आवाज़ ब्रेक हो गई थी, थोड़ा-सा दोबारा बताइएगा। जी, आवाज़ ब्रेक हो गई थी। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने 2 चीज़ें बताई थी। एक पाकिस्तान से काम करना और दूसरा एमुलेटर या आरडीपी से काम करना। तो ये मैंने हर एक इंसान के अलग-अलग तरीके से ये मैंने बताया कि एक बंदे के पास आरडीपी के पैसे नहीं है या उसके पास एमुलेटर के पैसे नहीं है। वैसे एमुलेटर जो है ना, जो मैंने अभी बताया है, और शायद कि मैं कल एक वीडियो बनाऊँगा, तो वो फ्री वाला है। वो सारे लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जिसके पास कुछ भी ना हो, मतलब पैसे हों ही ना, तो मैं आपको बिल्कुल यही रिकमेंड करता हूँ कि आप पाकिस्तान से काम कर लें। ये मैंने खुद काम किया हुआ है, मतलब पाकिस्तान से मैंने खुद ही काम किया हुआ है। हाँ, मोबाइल ये के अंदर बिल्कुल मेरे सही पास। बताया कि आपने स्टार्ट में पाकिस्तानी आईपी एड्रेस से ही काम किया है, आपने पेड चीज़ों का सहारा नहीं लिया हुआ। नहीं लिया बिल्कुल। वो अगर आप ये मतलब कोई भी बच्चा मेरे वीडियोज़ को जाके देखेगा ना, तो किसी भी जगह पे एक भी रुपया मैंने इन्वेस्ट करने की बात नहीं की। टोटली फ्री बताया हुआ था। मतलब आपने भी और फ्री में ही करना है। अब ये वाली बात कि अब भी अगर ये कहे ना कि हमें तो कोई सिखाता नहीं है, तो इसका मतलब है ये बहाने ढूँढते हैं और जी, सीखते जी। नहीं है, ठीक जी, बिल्कुल ऐसे ही है। है। क्यों? अच्छा, बहाने हमें यहाँ जी, पे ना हमें कुछ कुछ कमेंट आ रहे हैं कि भाई हम पाकिस्तानी डिटेल को टैक्स की वेरिफिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो भाई नहीं कर सकते आप। आ, ये आपको। ना, एक मिनट, ये मैं इसका जवाब जी देना जी। चाहूँगा। ये पहले इस तरह हो रहा था कि हम पाकिस्तानी जो आईडी कार्ड नंबर है ना, इसके पहले 9 डिजिट को हम एसएसएन की जगह पुट करके उसको कर रहे थे। उस टाइम ये हो भी रहा था, मतलब आपके जो टैक्स वेरिफिकेशन थी ना, वो कंप्लीट हो रही थी। लेकिन टिकटॉक ने ये किया, उनको पकड़ा पेमेंट टाइम पे टिकटॉक ने उनको ऑप्शन दे दिया कि आप अपने टैक्स वेरिफिकेशन दोबारा कर लें। तो इस वजह से वो जुगाड़ चल नहीं रहा अब। ये पहले हो जाता था, अब नहीं हो रहा। अब आपको ओरिजिनल सारा कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद बच्चों का क्वेश्चन है कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि जो टिकटॉक के ऊपर हमने वीडियो अपलोड करनी है वो ऑलरेडी पहले किसी ने ना की हो, तो इस चीज़ को हम कैसे चेक करेंगे? नहीं, ये मेरे पास तो मतलब इसका कोई टूल नहीं है। वैसे अकाउंट सर्च कर सकते हैं हम जाके, मतलब यूट्यूब पे अगर हम जाएँ, तो उस वही नाम हम जाके टिकटॉक में भी सर्च करें और ये पता करें कि आया ये बंदा यहाँ पे है या नहीं है, या किसी ने इसका फेक अकाउंट बनाया हुआ हो। अगर बिल्कुल किसी ने ऐसे पहले से उसको बनाया हुआ है, तो फिर आपने नहीं करना। ये बिल्कुल ऐसे ही कि अगर मिस्टर बीस्ट है, बहुत मशहूर यूट्यूबर है, तो देखो वो कहीं न कहीं टिकटॉक पे भी तो पड़ा ही होगा। तो ऐसे ही आप मिस्टर बीस्ट को जब टिकटॉक पे सर्च करोगे तो आपको नज़र आ जाएगा, और अगर नज़र नहीं आता तो फाड़ लो उसकी वीडियो यूट्यूब पे, तो आप चढ़ा ही जाओ फिर।
यही है। जी। अच्छा उमर भाई, एक एक कमेंट आया हुआ है कि सर यूके का अकाउंट जो है वो नहीं बन रहा, बहुत ट्राई कर लिया हमने, जीमेल भी डिफरेंट लगा के देख लिए हैं, तो बहुत परेशान है, तो कुछ थोड़ा सा दिलासा दे दें। तो आप थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे भाई, यूएस का तो बन रहा है लेकिन यूके का अकाउंट हम कैसे बनाएंगे? ज़ाहिर बात है वीपीएन लगा के हमें भी देखा हो उन्होंने। नहीं, यूके में मुझे वैसे इशू नहीं है, या मैं अभी मतलब ये इस क्लास के बाद अभी मैं वैसे बनाऊंगा बैठ के। अगर कोई इशू आया तो मैं उसको लाजमी एड्रेस भी करूंगा, और मैं अपने प्रोफाइल पे उसको बता भी दूंगा कि ये मतलब इशू आ रहा है या इसका बताएं। सोल्यूशन ये है। वैसे मैं खुद अभी बनाऊंगा अभी बैठ के ना, क्योंकि मैंने भाई को बता ठीक है उमर अच्छा। भाई, इंशाल्लाह आप इसकी हेल्प ले लेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बाकी के स्टूडेंट्स जितने देख रहे हैं, आपकी क्यूरीज क्वेश्चंस काफ़ी हैं, तो कल मैं और आमिर अगेन लाइव आएंगे, आपके पास बैठेंगे, आपकी क्यूरीज के आंसर करेंगे इसी ग्रुप के अंदर। और इंशाल्लाह हमारे पास अगर किसी चीज़ का आंसर नहीं है, मैं उमर भाई से पूछ के जैसे मुझे मिलेगा मैं आपके तक पहुंचा दूंगा, क्योंकि ये आपकी अमानत है, ये आप तक पहुंचानी है। सो वंस अगेन उमर भाई, थैंक यू वेरी मच एंड वी विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। आप इसी तरीके से सिखाते रहें, और टिकटॉक से हट के भी अगर आपको कोई मेथड मिले तो वो भी सिखाइएगा और मुझे भी बताइएगा, ताकि मैं आपको फिर से उठा के यहाँ पे ले आऊँ, ताकि आप हमारे बच्चों की हेल्प आउट कर दें। जान नहीं छोड़ते अब हम नहीं, आपकी। नहीं इंशाल्लाह वो इंस्टाग्राम मोनेटाइजेशन इंशाल्लाह आने वाली है, अल्लाह करे वो जल्दी है, तो इंशाल्लाह उसका भी बताना है। तो स्टूडेंट्स सुन लिया इंस्टाग्राम का नाम भी, तो हम उमर भाई को फिर उठा लेंगे अगर ये एक्सपेरिमेंट इनका कामयाब हो जाता है, ठीक तरीके से वहाँ पे चलते हैं। सो उनका काम ही ये है, तो हम ये उन्होंने अपनी शेयरिंग करती रहना, हमने उनको उठा के आप तक पहुँचा देनी। सो डिजिटल किशोर के बारे में हमने लास्ट टाइम भी इंट्रो नहीं बताया था, तो देखें डिजिटल किशोर इज़ आवर सिटी। हम अपनी सिटी को डिजिटलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इस स्क्रिप्ट के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं, मैनी ऑफ यू गाइस थिंक कि ये हमारा कोई ब्रांड है, इंस्टीट्यूट है। नो, इट्स अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड वी आर वर्किंग वेरी हार्ड। हम उमर भाई जैसे और भी टैलेंटेड ट्रेनर्स को लेके आते रहेंगे, आपके लिए फ्री कोर्सेज करवाते रहेंगे। और फर्स्ट क्लास के जो बहुत सारे मेरे पास आते हैं कि जी फर्स्ट क्लास, इधर मैंने कल भी बताया था कि जो फीचर्ड सेक्शन होता है हमारे ग्रुप का, उसके अंदर ये सारी की सारी क्लासेस अवेलेबल होती हैं। तो इतना ज़्यादा मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हुन ये भी ना कहना फीचर्ड सेक्शन क्या होता है। सेल्फ लर्निंग करें भाईजान, सेल्फ लर्निंग करें। क्या हो गया, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये होता है फीचर्ड सेक्शन। यहाँ पे हमने, ये देखें, हमने यहाँ पे रिसेंट सारे लगाए हुए हैं। हमने कैनवा भी करवाया है, फेसबुक एड्स भी कराया है, वीडियो एडिटिंग भी कराई है, फाइवर अपवर्क भी पढ़ाया हुआ है, ये सारा कुछ है। इवन मैंने ये चैट जीपीटी के ऊपर भी कैसे होता है, मैं कैसे यूज़ करता हूँ, वो भी मैंने सिखाया आपको। आमिर भी सिखाता रहेगा। तो मुश्किल कुछ नहीं है यहाँ पे, अगर आपकी अपनी सुस्ती है तो वहाँ मैं कुछ नहीं कह सकता। तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं, ये देखें यहाँ पे हमारे पास ये पिन पोस्ट होती हैं। कल वाली ये पहली क्लास रही मेरे भाई के साथ जो हमने की है। और ये थंबनेल डिज़ाइनिंग आप सीख लें, यूट्यूब के लिए आपको काफ़ी हेल्प आउट रहेगी। सो ये छोटी छोटी चीज़ें आपने खुद से यूटिलाइज़ करनी है। सो इंशाल्लाह उमर भाई, नेक्स्ट जो आप चीज़ सिखाएंगे समझाएंगे, मैं आपके साथ अटैच हूँ, जुड़े रहिएगा। और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं डिजिटल जवानों किसी नए कोर्स के साथ जल्द ही, लेट नहीं, जल्दी मिलेंगे। सो वंस अगेन उमर भाई, आपका इनके नाम कोई पैगाम? बस यही पैगाम है कि मेहनत करते रहें और दुआ करते रहें, इंशाल्लाह कामयाबी तो लाजमी मिलेगी। और क्योंकि हमारी, मेरी, आमिर की और उमैर भाई की जो फीस है ना, वो आपकी दुआ है। और ये दुआ दिल से देनी है, उतो तो नहीं देनी। और दिल से निकली हुई दुआ, फीस, उसकी तो क्या ही बात है। सो ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह मिलते हैं जल्दी। और कल मिलते हैं एक क्वेश्चन एंड आंसर के लाइव सेशन के साथ। 9 बजे करेंगे, 9 बजे कल, ठीक है? इस टाइम में करेंगे 9 बजे, 8 बजे मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो इंशाल्लाह 9 बजे डन करते हैं। थैंक यू वेरी मच उमैर भाई, जजाकल्ला। अस्सलाम वालेकुम।